लोगों को पता है, जो बैकड्रॉप लगा है उससे भी पता लग रहा है कि ये कार्यक्रम किस तरह का है और हम किस लिए है, जिसकी रचयिता है सुषमा शुक्ला। सुषमा शुक्ला को यहाँ सभागार में बैठे बहुत सारे लोग जानते हैं, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 वर्षों से भी अधिक। आकाशवाणी पटना में प्रारंभ किया और पटना से ही अवकाश ग्रहण भी किया। लेकिन ये तो एक सामान्य परिचय है जो हम सब लोग जहाँ भी कार्यस्थल हमारा होता है, जहाँ भी हम काम करते हैं, वहाँ एक पद होता है, वहाँ एक कार्यशैली होती है जहाँ की हम काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा उस समय 50 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूँ और यहाँ साक्षी अनेक मित्र हमारे हैं। उस जमाने में सुषमा शुक्ला मंच की एक स्थापित कवयित्री रहीं और बाद में समय अभाव के कारण जो भी हो ये कार्य पीछे छूट गया, लेकिन लिखना इनका अनवरत जारी रहा और तब से लेकर आज तक ये लगातार लिख रही हैं। एक उद्घोषिका के तौर पर भी वो उतनी ही लोकप्रिय थी उस जमाने में जितनी आज लेखन के स्तर पर आज हम सोशल मीडिया का समय है तो उसे भी वो उतनी ही सक्रिय हैं। हमारे मित्र सुलभ जी ने कहा था कि उम्र नहीं बताना चाहिए। उम्र क्यों बताते हो? कहते उम्र बताना ज़रूरी है। 81 वर्ष की उम्र में भी ये बहुत बड़ी बात है कि उस रचना धर्मिता को बचाए रखना और उसी स्तर का लेखन करना। ऐसा नहीं है कि उस समय कुछ बहुत, उस समय की कई रचनाएं आप जब पढ़ेंगे इस कृति में गुल्लक भर आखर में तो कई रचनाएं हैं जो 50 साल पुरानी हैं, कई रचनाएं जो आज कल की लिखी हुई रचनाएं हैं, लेकिन उसमें आपको कहीं ये नहीं रहेगा कि ये रचना 50 साल पुरानी है। उसके बिंब, उसके प्रतीक, उसका चलन, उसके विषय सारे बिल्कुल लगता है कि अद्यतन है, अभी के हैं, आधुनिक हैं। तो इस रूप में सुषमा शुक्ला जी के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अब हो चुके हैं। आज के कार्यक्रम के लिए अध्यक्षता श्री अवधेश नारायण सिंह सभापति बिहार विधान परिषद को करना था, कहेंगे कि करना है, क्योंकि कल जब भेंट हुई तो अवधेश जी ने कहा कि मैं किसी भी टाइम में आ जाऊंगा, क्योंकि आज कुछ उनका एंगेजमेंट है तो किसी भी समय आ सकते हैं। तो एक अध्यक्ष के तौर पर वो आज के समारोह के अध्यक्ष हैं श्री अवधेश नारायण सिंह, और इसके बाद अब मैं बारी बारी से बुलाना चाहता हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्ख्यानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। वरदे वरदे वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे 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 वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे। काट अंध उनके बंधन स्तर काट अंध उनके बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे 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 वादिनी वरदे वीणा वादिनी।
चाहते हैं और यही कारण है कि हम लोग एकत्रित हुए हैं और यही कारण है कि आपकी ये किताब सामने है। तो इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं और स्वागत भाषण के लिए हम बहुत आदर के साथ वहीं से आप बोल सकती हैं डॉक्टर किरण गई। नमस्ते। सारे विश्व ने यह अभिवादन स्वीकार कर लिया है। नमस्ते, मैं आपको नमन करती हूँ और इस आदरणीय मंच, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी गरिमामय व्यक्तित्वों को मेरा सादर नमन है और सभागार में उपस्थित हुई सभी सुबंधियों को नमन करती हूँ। और ये नमन उस परम पिता को है जो हम सबके अंदर है, इसलिए कोई छोटा बड़ा कनिष्ठ वरिष्ठ नहीं रहता इस अभिवादन में। तो मुझे लगता है इस अभिवादन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। विषयांतर लग रहा होगा पर मुझे लगता है कुछ चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ सिक्कों को, शब्दों के सिक्कों को चलाना चाहिए। ये हाई बाई की जो संस्कृति है उसमें नमस्ते का हम स्वागत करना चाहिए, यही अभिवादन है। तो सबसे पहले सबको नमस्कार करती हूँ और एक बहुत ही आपको लग रहा होगा कि बड़ा अनौपचारिक रूप से औपचारिक कार्यक्रम, औपचारिकता मंच की जो भी हो, लेकिन जो सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं वे सब अंतरंग लोग से रूप से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए बीच में कहीं भी कोई किसी को रोक कर टोक कर कोई कुछ कह सकता है, मन में जो बात आए हम सहज बोल रहे हैं। इस आज के दिन जब मौसम की चुनौती भी है, घर बैठकर पकौड़े खाने का मौसम है चाय पीते हुए, तब आप सब यहाँ आए हैं तो केवल इसलिए कि सुषमा शुक्ला पटना में आई हैं। सुषमा हमारे बीच है, बरसों बरस इनकी आवाज़ को आकाशवाणी से सुना गया और जब समारोह होते ऐसे जो जनता के बीच में होते सांस्कृतिक समारोह, उनको आमंत्रित किया जाता और तब उनकी जो विशेषता थी, उनकी भाषा, उनकी उद्घोषणाएं और उनमें जो साहित्यिक संभावनाएं दिखती थी उसे लोगों ने सुना है। और आकाशवाणी के उनके साथी आपने देखा होगा सब मिल के उत्फुल्ल हो रहे हैं, गले मिल रहे हैं बहुत स्नेह से। अरे इतने वर्षों के बाद उम्र ने बहुत से पड़ाव सबके पार कर लिए, लेकिन इसके बावजूद पहचान किसी की खोई नहीं। इस मंच पर परम आदरणीय डॉक्टर रामबचन राय जी जो सभापति हैं इस बिहार विधान परिषद के और हम में से कई लोगों के गुरुदेव हैं, हमें आपने पढ़ाया है, मार्गदर्शन दिया है और हमेशा गुरु के द्वारा शिष्य को तो सम्मान देते हैं पर गुरु सम्मान दे शिष्य को, यह विशेष बात होती है। यह उनकी विनम्रता और बड़प्पन है। उनसे हम लोगों ने सदन में भी बहुत कुछ सीखा, अलग अलग समितियों में रहे और हिंदी के तो विद्वान हैं ही, विविध विषयों पर इतना ज्ञान उनका वैदुष्य है कि उसको मैं करती हूँ। आपकी जो कृपा है और हमारा सौभाग्य कि उनसे पढ़ने का अवसर मिला। सबसे पहले मेरी छोटी सी एक कविता, उनकी एक छोटी लघु पुस्तिका छपी थी प्रस्थान नाम से, उसके दूसरे अंक में वो कविता छपी थी मेरी। तो पहली बार जो कुछ अक्षर प्रकाशित हुए तो वो आपके स्नेह के कारण हुए। आदरणीय भगवती प्रसाद विवेक जी उपस्थित हैं और हिंदी के विद्वान, प्रखर विद्वान हैं। साहित्य सम्मेलन में अभी उपाध्यक्ष भी हैं आप और यह नाम भी कोई अनजाना नाम नहीं है, साहित्य क्षेत्र के लोगों से छुपा हुआ नाम नहीं है। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहते हुए 1972 में पटना में एक अधिवेशन था। उस समय उस अधिवेशन के लिए, राष्ट्रीय अधिवेशन था, चंदा मांगने हम लोग घर घर गए थे एक बार और फिर 75 में जब आपातकाल लगा तब पटना विश्वविद्यालय के NSS का कैंप लगा था। तब कुछ छोटी अपनी बहनों के लिए, उन छात्राओं को ले जाने के लिए हमने घरों से उन छात्राओं को भी मांगा था, पहले चंदा मांगा था। उसके लिए डॉक्टर NN पांडे के घर में पहली बार गई थी और जाके कुछ पैसे मांगे। 75
दफ्तर में जाकर कहा कि अनिमा को, छोटी बहन, उसको भेज दीजिए हमारे शिविर के लिए। और वो मगध महिला में बढ़ती थी तब। कुछ दिनों तक मैंने वहाँ अध्यापन किया था लीव वैकेंसी में, तो उस नाते मैंने जाकर आग्रह किया था और तब से आपसे एक संबंध बना, सुषमा जी से और डॉक्टर एल पांडे जी से भी। और एक और व्यक्ति है जिसके बारे में सुषमा बड़े स्नेह से बोल रही थी, बड़ी गंभीर मुद्रा बना के बैठे हैं, ऋषिकेश सुलभ जी। कुछ पोल खोलते चले तो कोई हर्ज नहीं है स्वागत के साथ। कब उम्र का ये छात्र था तब, और मेरा वो समय का विश्वविद्यालय का अध्ययन समाप्त हुआ था, तो सुलभवा कहकर हम लोग बड़े स्नेह से कहते हैं। आज इतना बड़ा नाम बन गया है कि सिर उठाकर देखते हुए अपना कद ऊंचा मालूम होता है, फिर भी दाढ़ी बनवाने के पैसे मांग लेता। आज भी मिलते ही कहा कि 2 रुपये मुझे दे दीजिएगा। ये उस समय का संबंध है। ऐसे ही स्वाभाविक स्नेही संबंध है। अनीता राकेश मेरी प्रिय छात्रा रही है, और जब डॉक्टर किशोर सिन्हा की पुस्तक का विमोचन हुआ तब उसने जो समीक्षा की, उसके उस समीक्षा को देखकर उसका जो स्तर था, इसी अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद हम लोगों के कुछ साक्षात्कार हुए थे और उस संबंध में कहीं कुछ डबिंग की ज़रूरत पड़ी थी और मुझे आकाशवाणी फिर बुलाया गया था। मैं आई तो अरुण कुमार सिन्हा थे उन दिनों, उन्होंने कहा कि चलिए चाय पिला देते हैं। डबिंग जब हो गई, अब आप विश्वविद्यालय से निकले थे, लड़कियों के कॉलेज में पढ़े थे, थोड़ी संकोच बहुत था, तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, मैं चाय पीने नहीं जाऊंगी। मुझे लगा पता नहीं कहाँ किस कैंटीन में जाना है, कहाँ रेस्टोरेंट में जाना, क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो एक से मिलाते हैं, और सुषमा के स्टूडियो में झाँक कर कहा, बच्ची चलो चाय पिए। और बच्ची के रूप में सुषमा जी थी, उठी, बड़े सहजता थे। उसके बाद कहाँ अरुण कुमार सिन्हा, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। कौन पैसे दे रहा है, कौन चाय ला रहा है। कांटेदार बात थी, उसके उस तरफ एक वो मुंडू हुआ करता था, छोटा सा लड़का, वो चाय लेके आया, चाय के ग्लास हाथ में। और हम लोग, मैं उदाहरण देती हूँ कि जैसे जनक वाटिका में पहली बार श्री राम और सीता ने परस्पर देखा था तो अपलक देखते रह गए। श्री राम को लगा कि अरे मैं रघुवंशी, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, किसी परस्त्री को देखूं। तो तुलसी कहते हैं प्रीति पुरातन लखे न कोई। तो ये प्रीति पुरातन थी जिसने हम लोगों को उस दिन जो जोड़ा था। मेरा घर इन बच्चों का नानी गांव था और मैं इन बच्चों की मौसी हूँ आज भी। उस अधिकार से ये मुझे कहती है चुप करो और मैं इसको कहती हूँ तुम चुप करो। तो एक दूसरे को डांटते, एक दूसरे के दुख को सहलाते, सुख को साथ साथ आनंद उठाते, सुख का हम लोग चल रहे हैं। और जब इसकी कविताएं आई हैं तो आनंद का ठिकाना नहीं है। इन कविताओं में जैसा कह रहे थे किशोर जी कि ताजगी है इन कविताओं में और तो अंतर लगता नहीं है। तो मुझे दिखता है कि इसके केंद्र में एक स्त्री खड़ी है। लेकिन उसके पहले कि मैं सुषमा की बात करूं, एक और ऐसा ही संबंध है। मेरे बाएं बैठे हैं, दीपक तले अंधेरा हो जाता है, विमल जैन जी, विद्यार्थी परिषद से साथ काम किया है और निरंतर हमारे काम में कहीं अंतराल भी आया होगा। नौकरी लग गई तो कुछ दिन उधर चले गए, विवाह हो गया तो थोड़ी वहाँ जड़ जमाने में कुछ वर्ष लग गए, लेकिन विमल जी निरंतरता के साथ काम में लगे रहे। विद्यार्थी परिषद के काम में, शिक्षा क्षेत्र और फिर सामाजिक कार्यों में। खासकर इन्होंने दिव्यांगता का क्षेत्र चुना। बड़ा चुनौती भरा क्षेत्र था, लेकिन आज एक बड़ा अस्पताल पहाड़ी पर अगर बनकर खड़ा हुआ है जहां अंग दिए जाते हैं दिव्यांगों को और वो साइकिल दी जाती है, ट्राइसिकल और भी उनको जो ज़रूरत होती है वैसे जो उपकरण है वो दिए जाते हैं निःशुल्क। एक बड़ा काम है, उस अस्पताल को कभी देखना चाहिए। और कितने दिव्यांग मित्र बनाए हैं। मुझे ध्यान आता है कि हमारे मुख्यमंत्री भी दिव्यांग मित्र हैं। आप कितना 100 रुपये भी दीजिए महीना, 50 दीजिए, जो भी है उससे जुड़े।
तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक काम हो जाता है। इस नाते आपको भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। मैं आज इस मंच पर उस नाते आपका स्वागत करती हूँ। पूरे मंच का स्वागत है। और किशोर जी को कैसे भूलें, इस पूरे कार्यक्रम में लगातार लगे हुए थे। संयोजक है तो कहेंगे कि हम तो घर के, हमारा स्वागत क्यों, तो मेरा क्यों कराया, इनका भी स्वागत किया जाना चाहिए। स्वागत करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ परितोष से कि एक शॉल देकर, रंग वस्त्र देकर आप उनका भी स्वागत करना। परिचय का नाता रहा है। मेरी एक छात्रा मिल गई मीना परिचय, उनसे नहीं इनकार मतलब उन्होंने असमर्थता प्रकट की है और हाथ जोड़कर अभी क्या भावना के साथ बिल्कुल मैं अपनी अभिव्यक्ति पर खेद प्रकट करती हूँ कि बहुत इन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन बताने का उद्देश्य ये था कि हम आपको यहाँ बिठाना चाहते थे, यहाँ देखना चाहते थे। तो आप सबका स्वागत है। आकाशवाणी से जुड़े तमाम स्टूडेंट सबका मैं अलग अलग नाम लूंगी तो विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा और विलम्ब बहुत हो चुका। तो एक बार पुनः स्वागत करते हुए 2-4 शब्द में इनकी कविताओं पर कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगी। मुख्य रूप से मुझे जो दिखाई देता है वो कि इनकी कविताओं के मूल में स्त्री है। और आप किताब खोलेंगे और आपको लगेगा माँ को जो इन्होंने समर्पण किया है इस पुस्तक का, कभी देखा है छुई मुई की पौध को बरगद बनते हुए? मैंने देखा है, माँ का चित्र है। माँ ऐसी ही होती है। और गंगेश गुंडेन्द्र जो एक अच्छे बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने जो आमुख में लिखा है, मैं कुछ पंक्तियाँ केवल उसकी उद्धृत करती हूँ कि उन्होंने कहा कि इतने निकट का परिचय है, निरपेक्ष होकर कुछ कहना कठिन है, इसलिए उनकी कविता पर कुछ कह नहीं सकता, बेईमानी हो जाएगी। फिर भी बताऊं कि साथी रचनाकार सुषमा जी ने आरंभिक दिनों में ही साहित्य रचने की जो एक कौंध मुझे दिखी थी और जो इतनी अलग और खास थी कि नहीं व्यक्त होकर भी उनकी भाषा, उनके व्यवहार, उनकी समझ के संप्रेषण के समय स्पष्ट और एक नई त्वरा में प्रकट होती थी, हम साथियों को आकर्षित करती थी, समझ में आती थी, दिखाई देती थी। तब सही है जिसका दायरा बहुत व्यक्तिनिष्ठ एक तरह से सिर्फ नारी स्वातंत्र्य केंद्र में रखकर होता था, आज वह कवियत्री बहुत प्रौढ़ और परिपक्व है, लिखना भी बहुत आ गया है, अभ्यास भी हुआ है और अनुभव का एक पूरा संसार अंतर्भुक्त करने की साधना की होगी, जिसमें इन्होंने दुख के पूरे स्वरूप को, सुख के समस्त आयाम को अपने से होकर गुजरने दिया। तो मुझे लगता है कि इसे देखा जा सकता है। और औरत को लेकर इन्होंने विधाता को ही चुनौती दी है, विधाता से ही सवाल किया है, कहा कि मेरा सवाल ये है कि तूने जो शब्दों की पहली फसल बोई थी, क्या उसी में कोई खोट थी? तूने जो शब्दों की पहली फसल बोई थी, क्या उसी में कोई खोट थी? क्यों हर नस्ल में ऐसा होता है कि औरत के शब्द बीज से उगती है बेचारगी की पौध? अब या तो ऐसा कर कि नष्ट कर दे यह शब्दों की पूरी फसल, अपनी सृष्टि की सभ्यता का अहंकार, या औरत के शब्द बीज से उगा एक ऐसी मुकम्मल पौध जिसकी रीढ़ की हड्डी हो सीधी तनी हुई। और इतना ही नहीं, वो और भी कहती हैं, जब एक औरतों की स्वयं सिद्धता देखती हैं हर क्षेत्र में, तो उसे देखकर वो कहती हैं विश्वास के साथ कि तेरी औरत करिश्मा है जिस्म जानिब, रखती है दिलो दिमाग भी, औकात उसकी देख। अब थक गया है तू, ईश्वर से कहती हैं, अब थक गया है तू, जरा आराम फरमा ले, अपनी जगह पे अब औरत बिठा के। तो ये एक बात है। दूसरा, विषयों का बड़ा वैविध्य है, इतना बड़ा जो अनुभव संसार है, वर्षों के बीच जो परत दर परत अनुभव हुए हैं और जो जीवन दर्शन विकसित हुआ है, उसमें रूमानियत भी है, उसमें इश्क भी है,
उसकी 2.5 आखर की ताकत है। ये जो गुल्लक है ना, इसमें जो सिक्के हैं, जो आखर हैं, इन आखरों के सिक्कों में बहुत कुछ है। दर्द भी है, अपने भी और पराए भी। उन दर्दों को अपनी रगों से गुजार कर, आत्मसात कर, अपना बनाना और फिर जान से निकाल कर उसको प्रस्तुत कर देना, वो सीधे मर्म को छूने वाली बातें हैं जो उनकी कविताओं में व्यक्त होती हैं। रूहानियत भी है और बहुत सारे सुंदर सुंदर नए बिंब भी हैं। आंचल से हवा करे, घूंघट से दीठ झरे, खलिहानी खाट और अलसाई दोपहरी। तो ऐसे कई सारे बिंब हैं, बहुत सुंदर। बाकी बहुत सारी चर्चाएं और होंगी, लेकिन दृश्य बिंबों और भाव बिंबों के बड़े सुंदर संयोजन इसमें है। तुलसी भी है, तेजी भी है और हाशिए पर भी उनकी निगाह गई है। हाशिए पर खड़े लोग जो गठरी में ही घर को लिए शहरों में घूमते हैं, चले आते हैं, उनकी बात भी है। और ये जो छोटे छोटे श्रमिक, ये बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए था, वो जब श्रम करते दिखाई देते हैं तो उनके दर्द को भी उन्होंने कहा है। मन तरसे भाई मन तरसे, सपनों की रंगीन तितलियां उड़ती जाएं, हाथ न परसे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे इनकी रचनाओं में। पुस्तक आपके हाथ में जब आएगी, मैं केवल इनको शुभकामना देना चाहती हूँ। पूरी समीक्षा का समय नहीं है, पर इस पुस्तक में जो मेरे मन के उद्गार थे वो इसमें व्यक्त हुए हैं। मैं अगली पुस्तक की प्रतीक्षा कर रही हूँ, इसमें उसकी संभावनाएं आपकी आखिर भरी गुल्लक का स्वागत है, जिसे आज छोड़कर हम देख रहे हैं। और फिर और नए आखिर किस रूप में आते हैं, किस नाम से आते हैं, इसका इंतज़ार इसके बाद से शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लिखती रहें इस मंजी हुई कलम से नई ताजी बातें। जो संवेदना खो गई है उसको बटोर कर आपने जो जिंदा रखा है, विभाग तरल तत्वों को जैसे पकड़ा है, उन्हें समेट कर आप हमें नई चीज़ें देती रहें। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही की है। और जिस तरह से इन्होंने सुषमा जी की कविताओं के बारे में जो बातें कही, तो इस संग्रह को पढ़ने के बाद हर किसी को ये अनुभव होता है कि इसमें इतनी सारी बातें कि कितनी भी करूँ तो लगता है कम है। तो अगले पड़ाव पर इस पुस्तक के लोकार्पण का समय हो गया है। मैं उन्हीं के शब्दों को लेकर, आज मैं अपने शब्द यहाँ नहीं प्रस्तुत करूँगा, सुषमा जी के शब्द ही इस कार्यक्रम का माध्यम बनेंगे और मैं बनाना चाहता हूँ। क्या करूँ मैं इन आखरों का, कभी अंजुरी भर प्यास लिए, कभी चेहरे उदास लिए, कभी फटे हाथ लावारा, कभी बेबस बेसहारा, मंडराते रहते हैं मेरे आसपास, लिए मन में कोई आस, आखिर क्या करूं मैं इन आखरों का। कभी ठुनकते हुए, कभी मचलते हुए, कभी बरसते बादल, कभी पकड़ लेते हैं आंचल, सिद्धि बच्चों की तरह दिन रात मचाते रहते हैं बात। हमसे बातें करो, हमारी बातें सुनो, हम कपास लाते हैं, तुम उसे बुनो। हम बीज हैं, मानस कुक्ष में डालो, मनचाही फसल उगा लो। इनके जोर शोर में जल जाती है रोटी, सुननी पड़ती है खरी खोटी। दूध उबल जाता है, बवाल मच जाता है, तंग आकर कलम की तरफ बढ़ाती हूँ हाथ, पंक्तिबद्ध होकर ये खड़े हो जाते हैं एक साथ। धुले पुछे चेहरे, अनुशासित सजे सवरे, क्या करूं मैं आखिर, क्या करूं मैं आखिर। फिर एक दिन मैंने अपनी मानस कुक्षी को बना दिया गुल्लक, सोच की नाल से गर्वित एक गुल्लक। पनपते रहते हैं आखिर, पनपते रहते हैं आखिर। झर रहे चतुर्दिक, बिखर रहे अक्षरों को चुनकर बीन कर शब्द बना लो, भाषा बना लो, प्रेम लिख लो या घृणा। शब्द बना लो, भाषा बना लो, प्रेम लिख लो या घृणा। अक्षर तो है बिन लिबास, एकदम बिंदास।
मौजूद हैं सुषमा जी के साथ। और सुषमा जी की इच्छा थी यहाँ पटना में, इतनी दूर से, आप कहेंगे कि इतनी दूर से नोएडा से आकर, दिल्ली से आकर पटना में लोकार्पण करना, तो ये बहुत, ये सुषमा जी ही कर सकती हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। उनकी ये उम्मीद भी थी कि लोग उनके पुराने परिचित आएंगे, और उनकी इच्छा थी कि यहाँ जहाँ से जो कर्मभूमि, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की, जहाँ से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया, जहाँ से उन्होंने अपनी रचना यात्रा की शुरुआत की, उस कर्मभूमि पर एक बार जाया जाए और वहाँ के लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ, नए लोगों के साथ, कहूँगा कि सुषमा जी ये कर सकती हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैंने कहा कि अनेक कविताएं हैं जो पढ़ने के बाद लगता है कि, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, क्लेश नहीं लिख रही है, कलेश लिख रही है। ये जानबूझकर लिखा हुआ शब्द है। जिसके तट पर वह धो सके आत्मिक कलेश, बेजान कंठ में उतार सके अमृत सा पानी, और बो सके रात की रानी, हो आत्मतोष का सुख, न हो कोई परेशानियां। औरतें प्रजा हैं, उनका चाहना सजा है, आधिपत्य के आदि दर्द में मढ़ा विधाता का राजदंड, औरतों को हगालता रहता है हर बार एक नई सुरंग की ओर, पकड़ा कर गरिमा की नई डोर। तुम तो हो एक प्रेयसी, एक पत्नी, एक माँ, एक विलक्षण पूजित प्रतिमा, जबकि बेआवाज गले, झूठ से छलनी कलेजे, बदले को उतावली कमजोर पति मुट्ठियां चीखती रहती हैं, कहना चाहती हैं हम भी जीना चाहती हैं। अब सोचना बस इतना है कि क्या औरतें भी कुछ चाहती हैं? क्यों चाहती हैं? क्या औरतें भी चाह सकती हैं? सुषमा शुक्ला। अब मैं मंच पर उद्बोधन के लिए सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अनीता राकेश, जो थोड़ा अपने वक्त के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से दोनों को मिला के आप चले, अच्छा रहेगा। वक्ता है सारस्वत वेला में सभी विद्वान, सभी आदरणीय इस सारस्वत वेला में सभी आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय मंचस्थ विद्वान और सामने दीक्षा में बैठे सभी आदरणीय को मेरा प्रणाम। पुस्तक का लोकार्पण हुआ, लोग के हाथ में पुस्तक आ गई, और सर्वप्रथम मैं शुभकामना देती हूँ सुषमा जी को। जी मैंने आज कह दिया, लेकिन वो आगे अब से मेरी दी है, जैसे किरण दी है। अब बिना किसी भूमिका के मैं आती हूँ मेरी बात आती है इस पुस्तक के शीर्षक गुल्लक भर आखर। जैसा कि अभी एक शब्द लिया किशोर जी ने कि वह भी कौन सा लिया था, कलेश। तो इस तरह के शब्द का चुनाव ये बताता है कि किस तरह से वो जुड़ी है मिट्टी से, किस तरह से जुड़ी है वास्तविकता से, और किस तरह से जुड़ी है कबीली भाव से। उनके भीतर जो गुल्लक शब्द में मुझे जो लगता है, गुल्लक हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो मिट्टी का गुल्लक, आज किडी बैंक होते हैं, कुछ होते हैं टिन के, मेटल्स के, लेकिन हम लोगों के समय में जिसको हम लोग गुल्लक कहते हैं
वो मिट्टी का यानी माटी का हुआ करता था और उसके भीतर उस पर एक छोटा छेद होता था जिससे सिक्के डाले जाते थे। मैं कल्पना करती हूँ उस जगह से जहाँ गुल्लक की मेरे सामने एक धारणा है कि ऐसा गुल्लक होता है। अब गुल्लक भर आकर उस गुल्लक में यानी कबीर की ने इन्होंने जो गुल्लक कहा उसमें मुझे फिर से कबीर दिखते हैं, क्योंकि कबीर ये माटी का ही तन है और इस तन में जो भाव आते हैं हमारे विचारों के, वो शब्दों के रूप में आते हैं, आखर के रूप में आते हैं, अक्षरों के रूप में आते हैं और अक्षर ही शब्द बनते हैं, शब्द ही वाक्य और कविताओं और विविध विधाओं में ढलते हैं। मैं विशेष इस पर बहुत कुछ बोलना था, लेकिन शब्दों की समय सीमा देखते हुए मैं तुरंत आ जाती हूँ इसके चित्र पर, जो इसका आवरण पृष्ठ है। अब आवरण पृष्ठ पर तो मुझे लगता है कि कितना कहा जाए। दो नारियां हैं, मुझे जो दिखता है एक आधुनिका है और एक पारंपरिक या जो जिसको सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं, दो महिलाएं हैं, दो नारियां हैं। एक के सामने एक बड़ी सी दीवार है, दूसरी जो चल रही है उसके सामने खाई है, धुंध है, रास्ते हैं, लेकिन वो धुंध है कि गहराई है कि खाई है पता नहीं, उसे रास्ते का पता नहीं चलता। नारी के संदर्भ में जितनी बातें अभी कही गई इस पुस्तक को लेकर के कि नारी की भावनाओं को नारी के माध्यम से समझने की कोशिश की गई है, नारी मन ने समझा है। एक वृक्ष है, उस वृक्ष को क्या समझा जाए? मेरा दिमाग कभी कभी कहता है यह झड़ चुका सूखा वृक्ष है। कभी लगता है नहीं, अगर आप सकारात्मक होते हैं तो यह पतझड़ के बाद आने वाले नव कोपलों के साथ आने वाला वृक्ष है। हम इन दोनों को देखते हैं तो झड़ा हुआ वृक्ष अवश्य है, पतझड़ के बाद का, जो नए कोपलों की तैयारी करता है, नए वृक्ष की, नए फल की, नए फूल की। नारियां वैसी ही होती हैं, झड़ती जाती हैं और उनके ऊपर नए कोपल, नए फल, नए फूल आते रहते हैं। फिर इसमें दिखते हैं दो हाथ दिखते हैं और उसकी जो आकृति बनती है वो गुल्लक सी आकृति बनती है और उस गुल्लक में के आसपास कुछ अक्षर दिखते हैं, मैं कहूँ तो आखर दिखते हैं, कुछ ख ग ग ग, मतलब कुछ मिश्रित। अब वो आखर उस गुल्लक से निकल रहे हैं या उसमें जा रहे हैं, ये भी प्रश्न है। उस गुल्लक में बड़े जतन से ये महिलाएं चलती हुई अपने भीतर जो महसूस करती हैं उनको आखरों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से शब्दों में पिरोती हैं और आगे बढ़ती हैं। ये तो हुई बात इसके मुख पृष्ठ की। फिर मैं आती हूँ एक एक करके इसके समर्पण की। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जिन पंक्तियों को लगभग मैंने चुना था, लगभग वही पंक्तियां किरण दी ने भी चुनी थी, जिनका उन्होंने यहाँ संदर्भ दिया, जिन पंक्तियों को उन्होंने उद्धृत किया, और कुछ पंक्तियां किशोर जी ने भी कही और संभवतः आगे भी जो विद्वान अपने वक्तव्यों में बोलेंगे, कुछ पंक्तियां वैसी आएंगी जो सामान्य होंगी, सबके बीच होंगी। निश्चित रूप से वो पंक्तियां कहीं न कहीं सबको छूटी हैं, इसलिए वे पंक्तियां सबके पास उद्धृत हो जाती हैं। जो समर्पण है वो माँ को है। कभी देखा है छुई हुई की पौध को बरगद बनते हुए? मैंने देखा है। सबने अपनी माँ को देखा होगा बरगद बनते हुए, और सभी लड़कियां छुई हुई ही होती हैं और बाद में वो बरगद बनती हैं। और वो बरगद ही क्यों? मैं सोचती हूँ ये बरगद इसलिए कि गांव में जो बरगद पीपल के पेड़ होते हैं उसके नीचे पंचायत जमती है, उसके नीचे शाम का विमर्श होता है, उसके नीचे दोपहर की
बातें जो होती हैं कभी महिलाओं की होती हैं, कभी पुरुषों की होती हैं, और वो बैठकी का, विमर्श का एक हिस्सा होता है जिसकी गवाही वो बरगद का पेड़ देता है। अब बरगद के पेड़ इस माँ के माध्यम से नारियों को समझना और नारी के माध्यम से माँ को समझना, मैंने जितना इस पुस्तक में समझा वो ये दोनों ही बातें एक दूसरे की तरफ से चल रही हैं। माँ के माध्यम से इन्होंने नारियों को देखने का प्रयास किया है और नारियों को के माध्यम से माँ को देखने का। और सबकी से अलग बात यह है, या सबके साथ ही है, कि सुषमा जी स्वयं ही एक महिला है और इतनी संवेदनशील है कि सच कहूँ तो इनकी कविताओं की पंक्तियों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि उसकी कितनी कितनी व्याख्याएं की जा सकती हैं। कुछ पंक्तियां जिसकी बात गंगेश गुंजन जी के इसमें कही गई कि सचमुच किसी से बहुत नजदीकी होना, किसी का बहुत करीबी होना, किसी के निरपेक्ष होने की बड़ी चुनौती है। तो इस संदर्भ में उनके सामने भी यह चुनौती थी और फिर भी उन्होंने अपनी नजदीकी और अपनी जो उनकी क्षमता है सुषमा जी की, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही नजदीकी भाव से उन्होंने व्यक्त किया है कुछ चंद शब्दों के साथ। दूसरी अभिव्यक्ति किरण दी की है और इस किरण दी ने एक बात कही थी इसमें कि एक कविता है, कौन सी कविता है वो जो छूट गई है, जो इसमें नहीं आई है। किरण दी ने उसकी चर्चा की है। हाँ, तो वो जरासंध की, हाँ, वो कविता इसमें नहीं आई है जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है। और संभवतः हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उम्मीद करेंगे कि आगे की जो आगे का संग्रह इनका आएगा उसमें ऐसी कविताएं, यह कविता उनकी आएगी। कुछ पंक्तियां, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहते था तो बहुत कुछ बोलने के लिए, कुछ पंक्तियां जो मैं कहना चाहूंगी उद्धृत करते हुए सिर्फ कि इन्होंने कहा कि अभाव थे, किरण दी ने कहा कि अभाव थे। उस समय की बात उन्होंने की है जब वो जिसकी चर्चा इन्होंने अभी अपने वक्तव्य में की भी, कि किस समय से वो उनको जानती हैं और कितनी बातें उनके साथ साझा कर सकती हैं। तो उस पूरी उनके जो भीतर पनपा, उनके भीतर जो विकसित हुआ, उन सब की वो गहरी साक्षी रही हैं। और एक जो इन्होंने कहा कि दर्द अपने भी हैं पराये भी, और उसको उन्होंने समेट कर, तो यहाँ मुझे वो निराला की पंक्ति याद आती है जहाँ वो कहते हैं कि मैं शरीक अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, झट उमड़ वेदना आई। यह जब तक दूसरों के दुख को हम अपना दुख नहीं बनाते तब तक हमारे भीतर पीड़ा की वह भावना नहीं जग पाती, जैसे क्रौंच पक्षी के को देख करके पहला श्लोक, पहला काव्य उभरा था। एक कविता बस मैं थोड़ी सी जो मुझे पसंद आई, लिखने के लिए मैं बहुत कुछ इनको लिख कर दूंगी, लेकिन समयाभाव को देखते हुए मैं बस एक जो इनकी कविता है जो मुझे पसंद आई, मैंने सोचा था वो कविता पढ़ूंगी, तो बस वो कविता पढ़कर मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगी। सुख की पागल प्रत्याशा में, यह इनकी बहुत दिल को छूने वाली बहुत सारी कविताएं हैं, उसमें से एक यह मुझे बहुत अच्छी लगी। सुख की पागल प्रत्याशा में दुख अनुबंध लिखा करता है, आओ मन की माटी पलटे, यादें तेरी हो या मेरी। आओ आंसू साझा कर लें, दुखड़े तेरे हो या मेरे, मन पतियाने गांठे खोलें, गठरी तेरी हो या मेरी। धड़कन के कोरे कागज पर हम दोनों ने लिखी इबारत, आओ मिलकर इसको बांटें, चिट्ठी तेरी हो या मेरी। मन की बातें गूंगी होती और सफर अनजाने, जो मिल जाए वही हिम्मत, झोली तेरी हो या मेरी। सपनों की एक पूरी दुनिया हम सबके अंदर रहती है, सबके सपने सच हो जाए, आंखें तेरी हो या मेरी। ये इस कविता को पढ़ने का उद्देश्य मेरा इतना ही था।
मुझे नजर आता है कि एक साथ ये कितना कुछ है, क्योंकि ये एक ईश्वर से प्रार्थना भी करती हैं कि सपनों की पूरी दुनिया हम सब के अंदर रहती है, सबके सपने सच हो जाएं, सबके सपने सच हो जाएं, आंखें तेरी हो या मेरी, आपके भी सपने सच हो सुषमा जी, और हमारे सपने आपके माध्यम से पूरे हों। इस शुभकामना के साथ आपकी अगली पुस्तक के लिए मैं आपको इस पुस्तक की बधाई और अगली की शुभकामना देती हूँ। पढ़ने का लोभ संवरण नहीं हो पाएगा। कोई अगर पढ़ने बैठेगा, अनिता जी भी बहुत मुश्किल से अपने को रोका इन्होंने, समय की सीमा है इसलिए भी। और अब मैं बुलाना चाहता हूँ, यहाँ हमारे दो गुरुवर उपस्थित हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ पांडे को अपने उद्बोधन के लिए। वहीं से सर आप उद्बोधन दे सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने फिजिक्स में हालांकि प्रोफेसर रहे, लेकिन हिंदी में शोध प्रबंध लिखने का इनको अनुमति इनको मिली, और हिंदी फिल्म और रंगमंच पर इनका बहुत बड़ा विचार है। और अभी तो आप सब लोगों ने चित्रगुप्त संगीतकार का नाम सुना होगा, उस पर 2 खंडों में इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है, ये शोध पुस्तक है, वो पढ़नी चाहिए किसी को भी। तो लगातार सर अभी भी अपने काम में रत हैं। कई आकाशवाणी में कई नाटक लिखे, कई विदेशी रचनाकारों की रचनाओं का उन्होंने नाट्य अनुवाद किया आकाशवाणी के लिए। मेरा अनुभव तो बहुत सर के साथ रहा है, बहुत पुराना। एक सीरीज करने का मौका मिला था देहरी से द्वार तक, जिसमें 13 बिहार की महिला विभूतियों पर सर ने फीचर लिखा था और उसे मैंने प्रस्तुत किया था। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य सर, आपका आशीर्वाद बना रहे सर। बहुत धन्यवाद किशोर जी। आदरणीय मंच और आदरणीय किसी ने नहीं कही है, वो आपके सामने रखूंगा। न सिर्फ महिलाओं के बारे में, बल्कि पहले तो ये बता दूं इसके पहले कि मैं किताब पढ़ूंगा, 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा आपका। 1970 से हमारा परिचय रहा है, ये हमारी बड़ी बहन रही है, तो 50 से ज़्यादा 56 वर्षों का ये साथ रहा है हमारा। मैं नहीं जानता था कि ये इनके अंदर एक कवि या कवियत्री छिपी हुई है, तो ये बहुत सुखद आश्चर्य हुआ इस किताब को देख करके। लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो आज मुझे मिली है इनके पूरे परिवार से मिलकर, क्योंकि परितोष इनका पुत्र वो तो हमारे विद्यार्थी रहे हैं, और प्रकाश झा की फिल्म जब बन रही थी तो हम लोग साथ विकास विद्यालय में 1 महीने से ज़्यादा थे। उन कुछ बदमाश लड़के हैं उस फिल्म में जिनको कैसे उनका हृदय परिवर्तन होता है, उन बदमाश लड़कों में परितोष भी लड़का था, बदमाश में से वो है नहीं। तो इनसे पत्नी से, तोलिका से और उनके पति से मिलकर बहुत खुशी हुई। सुषमा जी आज जब मिली तो मैंने पूछा कि आप मुझे पहचान नहीं है? मैं नरेंद्र पांडे। बोली अरे मैं तुमको विप्लू नाम से याद करती हूँ, मेरे घर का नाम विप्लव है, और बिगड़ते बिगड़ते विप्लव हो गया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं रोमांचित हो गया। मेरी एक सगी थी आकाशवाणी में उन दिनों, इला चतुर्वेदी के बाद में इंग्लैंड चली गई BBC में। तो सुषमा जी की आवाज़, यानी सुषमा दीदी की आवाज़, हम लोग इतने प्रभावित थे। और आकाशवाणी में सबसे बड़ी चीज़ मुझको लगती थी वो ये कि यहाँ कोई उद्घोषक हो, बहुत सारे उद्घोषक यहाँ पर हैं, और इनकी मखमली आवाज़ या फिसलती हुई आवाज़ या कोमल आवाज़ के हम लोग नहीं आवाज़ आती, हम लोग बहुत प्रशंसा किया करते थे। और बाद में हमने देखा कि न केवल आकाशवाणी से, बल्कि जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, वो चाहे भारतीय नृत्य कला मंदिर में हो या रविंद्र भवन में या IMA हॉल में, तो वहाँ जो सूत्रधार होती थी वो सुषमा जी ही होती थी। तो ये तो हमारा व्यक्तिगत परिचय है। लेकिन इनकी किताब देखकर, पूरी किताब में पढ़ गया और लगभग 2 बार पढ़ गया, और उसमें मैंने चिन्हित किया कि मैं क्या कहूँ इस अवसर पर। तो एक चर्चा तो हो गई है कि महिलाओं के लिए जो इनके मन में जो वो व्यथा कथा है, वो तो आपने कई लोगों से सुनी, और इन्होंने भी विशेष करके महिलाओं पर ध्यान दिया है। अपनी एक नायिका है कविता की, जो अपनी बेटियों की दुआ करती है और भगवान से प्रार्थना करती है और समाज से प्रश्न पूछती है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं चर्चा करना चाहता हूँ, इनकी कविता के 2 खंड हैं। एक तो अतुकांत कविता है और कुछ तुक वाली कविताएं हैं।
जिसमें छंद है, लय है, ताल है। लेकिन कविता कोई भी कविता नहीं हो सकती जबकि उसमें संगीत न हो। वो अतुकांत होते हुए भी संगीतमय हो सकती है कविता। आप याद कीजिए भिक्षुक को, निराला जी के, वह आता दुट्टू कलेजे के करता बचाता, एक संगीतमय है। इनकी भी कविताएं संगीतमय है। मैं बस 2 लाइन या उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा। एक कविता है पृष्ठ 37 पर, पिछले दिनों, और ये जो विषय है इसको आप तुरंत समझ जाइएगा। सुनो, लौटा दो मेरे खुदरा सिक्के ताकि मैं खरीद सकूं थोड़ी आयावरी गुनगुनाती दोपहरी, चाय की चुस्कियां, कुर्बान यारियां, गोलगप्पे के ठेले, ग्राहकों के रेले, गमकती शामों की महक और दोस्ती की बेमिसाल खसक, वे खुदरा सिक्के नोटों के जखीरों से ज्यादा अनमोल है। ये जो संबंधों की गर्माहट खत्म हो गई है इस युग में, जहां हर व्यक्ति अकेला हो गया है, सिर्फ अपने परिवार में सिमट गया है, उस पर ये टिप्पणी करती हैं। और एक कविता है बारिशों के मौसम में, ये भी अतुकांत है। बाकी है एक महीन सी उम्मीद कि शायद लौट आए पुरानी बस्ती की बसावट, सगे चेहरों की आहट, रिश्तों की गर्माहट, बच्चों की खिलखिलाहट और छतों पर सूखती पापड़ और बड़ियां, ननद और भाभी की आपसी चिंगोइयां, तानों की चाशनी में भीगी चिकोटियां, औरतों के चौपाल पर कही रेवड़ियां, डिजाइन की पूछताछ, उनकी सलाइयां, धूप के बहाने और चलती छेड़खानियां। यार अब कोई जादू कर लौटा दे जीवन की आंधी कर। ये जो संबंध खत्म हो गए लोगों के आपस में, ये जो आपसी संबंध की गर्माहट खत्म हो गई है, उसकी व्यथा है हमारी कवित्री को। ये तो अतुकांत कविताएं हैं। अब कुछ तुक वाली चीज सुनिए जिस पर थोड़ी सी चर्चा हुई है। यह है सामाजिक असमानता पर है। कब तक ये लोग यूं ही दर बदर हो गए। किरण खैर जी ने इसके बारे में कहा था, गठरी की तरह सर पर घर को लिए हुए, ये भीड़, ये बोझ से लचकी हुई गर्दन, हर जलजला सहते हैं मुंह को सिए हुए। ये जो पीड़ा है हमारी कवित्री की। दूसरी है जंगल से उठी, ये जंगल से उठती आग पर है। जंगल से उठी आग बस्ती जला गई, ऐ आसमां रहम कर आंसू तो बहा ले, बच्चों को उनका बाप मेले दिखा सके, बंदे की फटी जेब में पैबंद लगा दे। तो महिलाओं से बिल्कुल अलग जो सामाजिक असमानता की बात करती हैं सुषमा जी, वो है। मैंने कुछ 2 शेर चुने हैं, बस इसके बाद में समाप्त करूंगा, जिसको आप कोटेबल शेर कह सकते हैं, यानी कहीं भी आप इसको सुना सकते हैं। एक इश्क क्या किया, इसके 2 पंक्तियां सुनिए। माना किया गुनाह वाजिब है सजा भी, माना किया गुनाह वाजिब है सजा भी, मुंसिफ जो तय हुआ है शामिल गुनाह था। आपने जिसको जज बनाया है उसी के साथ तो ये गुनाह हुआ है। तो ये कोटेबल कोट है इनका। दूसरा है एक सियाह रात, उसकी 2 पंक्तियां हैं। जुर्मे वफा की जिनको देनी अभी सजा, जुर्मे वफा की जिनको देनी अभी सजा, हाजिर हूं सरे महफिल उंगली उठाइए। अगर मेरे वफा का की सजा देनी है तो मैं हाजिर हूं, आप उंगली उठा लीजिए। तो सुषमा जी ने इतनी बढ़िया कविताएं लिखी है, मैं क्या बताऊं। इनको एक बार पढ़े तो संतोष नहीं होता है, कम से कम 2 बार तो पढ़ेंगे ही। और मेरे लिए तो ये सुखद आश्चर्य है और बहुत बड़ी चीज है। मैं सुषमा जी के जीवन की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब परिवार ये स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, दीर्घायु हो और दीदी का प्यार इसी तरह हम लोग को मिलता रहे। मुझे भाग रहा है इसलिए मैं भी भागने की कोशिश में हूँ। अब मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ जिनके लिए अभी हमारी दोनों दीदियों ने बड़े बड़े विशेषणों से नवाजा, और हम सब भी अपने हम लोग सखा और सहपाठी भी रहे हैं, और उसके बाद रेडियो में सहकर्मी के तौर पे भी हम लोगों ने काम किया। लेकिन वो रिश्ता 50 साल पुराना लगभग है। और इसके बाद जो बात किरण दी ने कही कि देख कर जब ऊंचाई पर देखते हैं तो हमें अपने गौरव का एहसास होता है और अपने बड़ा होने का एहसास होता है। कि मैं भी
ऋषिकेश सुलभ मित्र ऋषिकेश सुलभ को एक बड़े कथाकार उपन्यासकार के रूप में देखकर मैं भी गर्वित होता हूँ और मुझे अपने बड़ा होने का बोध होता है। अभी हाल फिलहाल ऐसे तो अग्निलीक और उसके बाद दाता पीर और झूठी गली अभी नवीनतम उपन्यास आया है। बहुत अद्भुत उपन्यास है, पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ लेकिन अद्भुत उपन्यास है। तो ये कथा शैली सुलभ जी की है कि उन्होंने अपनी कथा शैली विकसित की है और आज देश के बहुत बड़े कथाकार के रूप में शुमार है। इनका नाम तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अपने सखा सहपाठी मित्र और बहुत सारे विशेषण हैं जो मैं यहाँ नहीं कह सकता। हम लोग एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर रामचंद्र राय जी, श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर NN पांडे जी, विमल जैन जी, अनीता जी, आदरणीय किरण जी और इस काव्य संग्रह की रचयिता सुषमा जी, आदरणीय सुषमा जी। मैं कविताओं पर बात करूंगा, संबंधों पर और बीते दिनों पर बात करूंगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए किरण जी ने पहले ही संकेत दे दिया है तो और वायदा भी कर दिया है, तो फिर मेरी कोई शिकायत नहीं है, इसलिए मैं सीधे कविताओं पर बात करता हूँ। मेरे लिए कभी कभी होता है कि जीवन तमाम खिड़कियां दरवाजे खोलकर सौभाग्य आपको सौंपता है, तो आज मेरे लिए वैसा ही दिन है। अपने दो आदरणीय शिक्षकों के सामने बैठना, उनकी आंख में बैठना, उनके सामने बोलना, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। यह मेरे जीवन का सौभाग्य। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो सर डॉक्टर रामचंद्र राय जी उस समय अपेक्षाकृत क्या सबसे युवा शिक्षक थे हमारे, और हम लोग का जो रिश्ता था, जो संबंध था, वो एक शिष्य और गुरु का तो था ही, एक उसके भीतर एक यह खुलापन था कि हम लोग कोई समस्या लेकर सर के पास जा सकते थे, वो साहित्य की हो, पठन पाठन की हो, विश्वविद्यालय की हो, हम लोग सीधे सर के सामने जा सकते थे, शिकायत कर सकते थे। जबकि दूसरे जो वरिष्ठ और पुरानी पीढ़ी के जो शिक्षक थे उनके पास जाने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी। सर ने ये खुलापन, एक वैचारिक आदान प्रदान के लिए मंच दिया था और सिखाया था कि अपने से छोटे लोगों के साथ, उम्र में जो कम हैं, उनके साथ कैसे आत्मीय रहा जाता है। बहरहाल मित्रों, आज हमारे हाथ में, हमारे सामने हमारे बृहत्तर परिवार आकाशवाणी और दूरदर्शन का बड़ा हिस्सा यहाँ उपस्थित है। मेरे पालन पोषण में, मेरी निर्मिति में किरण जी हो, सुषमा जी हो और आप सब जो बैठे हुए हैं वरिष्ठ लोग, सबकी बड़ी भूमिका है। तो बहुत ज्ञान, जिसको हम लोग एक व्यंजना में कहते हैं कि ज्ञान छांटने की जगह नहीं है, लेकिन कविताएं हैं, और कविताएं मनुष्य की सबसे, मनुष्य ने जिन चीजों का निर्माण किया उसमें सबसे महीन, सबसे सूक्ष्म, सबसे कोमल, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बहुअर्थी, आप एक कविता के हजारों अर्थ निकाल सकते हैं, एक शब्द के हजारों हजार छवियों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। कविता एक मनुष्य की श्रेष्ठतम कृति है और यह बहुत आसान काम नहीं है। जीवन के साथ जो जितनी बड़ी मुठभेड़ करता है, जितनी बड़ी लड़ाई लड़ता है, जीवन अनुभव उतना ही उसका संपन्न होता है, और फिर कविताएं उससे उस जीवनानुभव से लैस होती हैं, जो दीर्घजीवी होती हैं, जो जल्दी मरती नहीं है, जो पाठक हो या समाज, जो आपका बड़ा समाज है, वो लंबे समय तक उसको अपनी स्मृति में बसाए रखता है। इसलिए कवि का जीवन का अनुभव जो है, कवि के जीवनानुभव जो है, उसमें शामिल होते हैं। क्या ये कविताएं, मुझे जब किताब मिली तो मैं डरा हुआ था
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुषमा जी 50-60 वर्ष पहले वाली अतीत जीवी सुषमा जी की तरह इन कविताओं में रोना धोना मचाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि कविता निरंतर विकासमान प्रक्रिया है। जैसे जीवन आपका लगातार विकसित होते जाता है, बदलते जाता है, परिवर्तित होते जाता है, कविता भी कोई ठहरी हुई परंपरा नहीं, कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, वो निरंतर प्रवाहमान है। तो मुझे ये डर था, भय था, लेकिन जब मैंने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो लगा कि कवि धीरे धीरे इनका कवि रूप परिपक्व होता गया है और कहीं भी अतीत जीविता नहीं है। अतीत जरूर है, स्मृतियां जरूर है, क्योंकि बिना स्मृतियों के हम दरिद्र होते हैं। जिसके पास स्मृति नहीं है, यादें नहीं है, वो दरिद्र है। तो स्मृतियां हैं इसमें, अतीत है इसमें, लेकिन अतीत जीवी की तरह छाती पीटने का स्वर नहीं है। कहा सब कुछ हमारा जो समय था वही बढ़िया था, उसी में सब कुछ था, ये तो बहुत खराब समय नहीं, ऐसा नहीं है। सुषमा जी लगातार अपनी पुरानी कविताओं से लेकर आज तक की कविताओं में संघर्ष कर रही हैं, जीवन को समझने, जीवन को उलटने पलटने, उसके भीतर विन्यस्त जो भी सुख और दुख है उसको उकेर कर निकाल कर अपने पाठक के सामने प्रस्तुत करने के लिए उद्यत है। मित्रों, समय बहुत कम है और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। डॉक्टर रामचंद्र राय जी को सुनना चाहता हूँ। कविता पर उनका व्याख्यान अद्भुत होता है। जब भी कविता कहानी साहित्य पर जब भी बोलते हैं तो एक पीड़ा भी होती है कि सब राजनीति में नहीं गए होते तो शायद और समय दिया होता उन्होंने साहित्य को और हम लोग और धनी हुए होते। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ, मैं शिष्य हूँ उनका, इसलिए ये अधिकार है शिकायत करने का मुझे। तो मुझे कभी कभी लगता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही हो। राजनीति भी हमारे जीवन की में हम रोटी कितने पैसे की खाएंगे, कितने रुपये की एक रोटी होगी, ये राजनीति तय कर रही है। तो राजनीति से अलग नहीं हुआ जा सकता। राजनीति में होना, अच्छे लोगों का, विद्वानों का होना बेहद जरूरी है। सब मेरा सवाल ये है कि तूने जो शब्दों की पहली फसल बोई थी, क्या उसी में कोई खोट थी? क्यों हर नस्ल में ऐसा होता है कि औरत के शब्द बीज से उगती है बेचारगी की बहुत? अब या तो ऐसा कर कि नष्ट कर दे ये शब्दों की पूरी फसल, अपने सृष्टि की सभ्यता का अहंकार, या औरत के शब्द बीज से उगा एक ऐसी मुकम्मल पौध जिसकी रीढ़ की हड्डी हो सीधी तनी हुई। स्त्री की रीढ़ की हड्डी तनी हुई हो, यह अभी के समय का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नारा है, सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी जरूरत भी है। अब पूरी दुनिया में स्त्री के जीवन और उसके जीवन पर आते संकटों, पितृसत्तात्मक समाज द्वारा लाए गए बंधनों को लेकर अभी पूरी दुनिया उद्वेलित है। मैं सुषमा जी की तुलना किसी से नहीं कर रहा, लेकिन याद आ गया, गीठ कितनी रीढ़ है तन की तनी है। कवियों के कवि शमशेर कहते हैं गीठ कितनी रीढ़ है तन की तनी है। तो सुषमा जी उस रीढ़ को, तनी हुई रीढ़ की मांग कर रही हैं, शब्दों से, शब्द बीज से उसको उपजाने की कोशिश कर रही हैं। और मुझे इस पुस्तक में एक लंबी बातचीत, एक लंबा व्याख्यान देने की हैसियत तो नहीं है मेरी, अनौपचारिक विद्वता है, लेकिन लंबे समय तक बातचीत की जा सकती है। में इतना सब कुछ भरा हुआ है। सुषमा जी को का जीवन दीर्घजीवी हो, सक्रिय रहें, रचनात्मक बनी रहें और मेरे जैसे दुष्टों को पालित पोषित करते गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उनकी दूसरी पुस्तक की भी प्रतीक्षा करेंगे। बहुत आदर और स्नेह के साथ मैं उनको प्रणाम करता हूँ। की विशेषता है, खासियत है कि यहाँ अलग अलग विचारों के, और ये मंच जो है ये इसकी विशेषता है कि अलग अलग विचारों के लोग एक साथ इकट्ठे हैं, वरना तो एक परिवार में भी लोग इकट्ठे नहीं होते। और यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। तो रेडियो ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि एक साथ चलें। और ये संबंध देखिए कितना पुराना है। हमारे बद्री भैया बैठे हैं यहाँ, आज का संबंध है उनसे 50 साल से हम लोग उनको सुन करके रेडियो पर बड़े हुए हैं। प्रकाश जी यहाँ अनाउंसर के तौर पे थे
और उनको उनके समय मैं प्रोग्राम देने आया करता था। हम दोनों एक साथ, हम और हाँ, प्रकाश जी एक साथ। और ये और सुलभ जी और प्रकाश जी एक साथ आए थे, सीनियर हमारे रहे रेडियो में, बाद में बहुत बाद में आया। तो ऐसे लोग तमाम बहुत सारे लोग हैं यहाँ, अशोक प्रियदर्शी जी हैं, तो बहुत सारे ये विशेषता है रेडियो की कि एक मंच पर अनेक विचारधाराओं के लोगों को जोड़कर इकट्ठा कर देती है। तो ये सुषमा जी का अपना व्यक्तिगत ये प्रताप है उनका कि यहाँ इस मंच पर सभी तरह के लोग हैं और एक दूसरे को सुख दुख में एक दूसरे की आलोचना भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बहुत आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहते हैं हिंदी और भोजपुरी के नव प्रतिष्ठित कवि, कथाकार, समालोचक, लोक साहित्य के अध्येता, बाल साहित्य के समर्पित रचनाकार, अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक, कवि सत्यनारायण जी पर एक बृहद ग्रंथ का संपादन आपने किया। उस संपादकीय मंडल में हम लोग भी थे, मधुरेश जी थे। तो ये बहुत सौभाग्य है, हमेशा साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। आज के सारस्वत समारोह के मुख्य अतिथि, प्रख्यात समालोचक, चिंतक और हम सबके अभिभावक डॉक्टर राम बच्चन जी आए। मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों और सभागार में मौजूद सभी वरिष्ठ वरेण्य और प्रिय मित्रों, सुषमा शुक्ल जी से मैं लगभग 50 वर्ष पूर्व से जुड़ा हुआ हूँ और उन दिनों 8वें 9वें दशक में कवि सम्मेलनों के मंच पर ये अपनी सघन अनुभूति परक कविताओं के लिए जानी जाती थी और उन दिनों उनके साथ मंच साझा करने के अवसर भी मिले थे। तो ये बेहद खुशी की बात है कि आज लंबे अरसे के बाद उनकी अब पुस्तक लोकार्पित हुई और विश्वास निर्भरा माटी में पिछले 5 दशकों से जो ये विचारों के काव्य बीज होती रही, वह वृक्ष आज पुष्पित पल्लवित होकर हमारे सामने है और ये कविताएं दरअसल लोक संवेदना की कविताएं हैं। इनमें समकालीन कविताएं हों, गजल हो या छंद की रचनाएं हो, सब में वे सहजता से बड़ी बात कहने की काबिलियत रखती है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन यह लंबी साधना का प्रतिफल है कि सुषमा जी इन 88 कविताओं के संग्रह में अनेक ऐसी कविताएं इसमें संग्रहित हैं जिनमें समाज का दर्द पूरी सघनता के साथ मर्म को छूता है और बहुत देर तक ये कविताएं हमारे भीतर बजती रहती हैं। मुख छंद में भी इन्हें वैसी ही दक्षता हासिल है जैसी छांदसिक रचनाओं में और आंचलिक शब्द ये कानपुर देहात के जो शब्द हैं वे हमें कभी अंतस में बैठ जाते हैं, शंकित करते हैं, उद्वेलित करते हैं। अब जिनगानी, खरिहानी, दीठ ऐसी कई कविताओं में हमें देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी खासियत है उनकी
और रिश्तों में जो विघटन हुआ है, रिश्ते जो तार तार हो रहे हैं, उन पर कई कविताएं हैं इनकी। ये कहती हैं कि जिन रिश्तों की जीवन उधड़ने लगी हो, उनकी तुरपाई की भी कोई भुगत होती है क्या? पता चले तो बता देना। इनकी कविताएं बिंब धर्मा हैं और बिंब प्रतीकों के माध्यम से ये हमारी संवेदना को झकझोरने में कामयाब होती हैं। अभी जो बुजुर्गों का जीवन है, उस पर ये कहती हैं कि बेटों को तो बहुएं ले गई, बेटी को दामाद, बूढ़ी जड़ें जुगाली करती, कोपल को परिया। फिर प्यार का सिलसिला रेत से जा मिला, दूर दरिया की आवाज आती रही। बेटियों को सबसे बड़ी खासियत है कि ये संघर्षशीलता की कविताएं हैं, लेकिन ये जिज्ञासा से भी भरी हुई है। ये बेटियों को कहती हैं कि उड़ने को आती ये बेटियां तमाशबीनों के सामने होंगी, ताने हुए मुट्ठियां, हजारों हजार, और उनकी कहानियों का भी एक संग्रह आना चाहिए। आप सब की किताबें हैं यहाँ, आप सब लोग उसे लेके जाएंगे। जलपान का पैकेट मिल चुका है, लेकिन किताब भी लेके जाएं। बस थोड़ा सा समय है और रामचंद्र सर को जाना भी है एक बैठक में, इसलिए मैं बिना देर के पद्मश्री विमल जैन साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपनी बात अगर सब संक्षेप में हो सके तो थोड़ा दी, क्योंकि सर का भी सुनना है हम लोग को और जाना भी। आज का ये सारस्वत मंच पर विराजमान हम सबों के प्रेरक व्यक्तित्व और आज बिहार विधान परिषद बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष या उपसभापति डॉक्टर रामवचन राय जी, हमारी बड़ी बहनें डॉक्टर सुषमा शुक्ला जी और आदरणीय किरण गही जी, सामने बैठे वरिष्ठतम साहित्यकार, दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े हुए सभी आए हुए अतिथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सुषमा जी से 40 से ज़्यादा वर्षों का संबंध रहा है। जब हम लोग आंदोलनकारी हुआ करते थे तब घरों पर जाना और प्रेरणा, बातों में, हंसी में बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिलता था। संजोग है कि आज वो पूरे परिवार के साथ यहाँ आई हैं। मैं उनके बेटे, बहू, बेटी सभी का पटना की धरती पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो एक काल बीत गया है, इतने वर्षों के बाद वे सब छोटे छोटे रहे होंगे और अब अपने अपने क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती है। पटना घर रहा है, इसलिए बहुत निकटता के साथ आप सबका फिर से अभिवादन करता हूँ। इस पुस्तक को देखने के बाद मुझको सबसे पहले तो एक बात मन में कौन थी कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो कहीं न कहीं वो एक बड़ी भूल कर गया। उसने नारी को की जब रचना की होगी तो कुछ चीजें छोड़ दी, भूल गए वो, और वो था ममत्व, ममतामयी माँ का एक बड़ा स्वरूप, जिसके कारण आज तक
कहीं भी हम टहलते हो, फिरते हो, तकलीफ में आते हो, ममता में ये व्यवहार जो परिवार का मिलता है, माँ का मिलता है, वो शायद अनमोल है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं समय की सीमा को देखते हुए मात्र 2 रचनाएं, छोटी छोटी सी रचना है, उसको पढ़ के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक तो रचना है, एक थी चिड़िया। एक थी चिड़िया, नाम था मुनिया। जीवन समस्याओं का पहाड़, चोंच मात्र औजार। वह खिसती रही पहाड़ ताकि उसके बच्चों को मिल जाए थोड़ी सी आड़। एक थी चिड़िया, नाम था मुनिया। मुनिया मेरी माँ का नाम था। एक कविता और मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा 2 पैरा उसका पढ़ूंगा, क्योंकि पूरे परिवार को क्या, पूरे समाज को दिशा देने का काम माताएं और बहनें करती हैं, और उनका योगदान किसी भी सिक्कों में नहीं आंका जा सकता है। उसके बावजूद भी एक सहारे की जरूरत होती है, वो है जिन कंधों पर सर रखकर वेदना बहे विगलित होकर। इस वक्त उन कंधों की कमी न हो, इस वक्त उन कंधों की कमी न हो। बिन कहे याचना अंतर की, जो समझ सके आगे होकर। ईश्वर ऐसे अपनों की कमी न हो। हर रास्ता पहुँचे जिस दर तक, बेझिझक जहाँ जाना संभव। ईश्वर ऐसे ठीकों की कमी न हो। क्योंकि एक उम्र के बाद अकेलापन महसूस होता है, और उस समय कोई न कोई कंधा ऐसा जरूर हो जहाँ पर कि वो अपने दिल की भड़ास निकाल सके, दिल की सब बातों को व्यक्त कर सके, सुख दुख बांट सके। इस कविता तो कह सकता हूँ कि आदरणीय सुषमा जी ने जो रचनाएं अपने अनुभव के आधार पर, वर्षों की जिंदगी के आधार पर जो लिखी है, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और चाहता हूँ कि जब तक पटना में है, एक दौर कुछ पुराने लोगों के साथ बीते तो और अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उन शिक्षक को जिनसे काफ़ी कुछ सीखा है। सुलभ जी ने अभी कहा कि किसी समस्या को लेकर, किसी भी तरह की समस्या को लेकर हम लोग जा सकते थे उनके पास और जाते थे। मैं कहूँगा कि हम लोग एक तरह से उनके मुँह लगे थे। तो शिक्षक किस तरह का होता है कि आज भी हम बहुत श्रद्धा के साथ सर के पास जाते हैं तो हमेशा वो मार्गदर्शन करते हैं। तो बहुत आदर के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ उप सभापति बिहार विधान परिषद और अनेक पुस्तकों के रचयिता, नई कविता के नए नए समीक्षा प्रतिमान करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र राय साहब। आदरणीय सुषमा शुक्ला जी, मंच पर बैठे डॉक्टर विमल जैन जी, प्रोफेसर किरण घई जी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ पांडे जी, भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, अनिता जी, मेरे प्रिय कथाकार ऋषिकेश सुलभ जी, डॉक्टर किशोर सिन्हा जी, सामने बैठे श्री बीके जैन जी, और बहुत सारे मेरे जो परिचित लोग हैं, कुछ परिचित अपरिचित, आप सबके प्रति मैं अपना आदर और सम्मान व्यक्त करता हूँ और आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि मैं विलम्ब से आया सभागार में। कुछ तो मेरा मतिभ्रम भी था। जब किरण जी ने फोन किया तो मैं बिल्कुल चिड़ियाघर पुल पर था, तो उन्होंने कहा कि आना है ना, कार्यक्रम के बारे में तो जानता था मैं। मैंने कहा कि कल ना,
23 को ना, मैंने कहा कि कल 23 को ना, उन्होंने कहा 23 तो आज ही है। ये मेरा मतिभ्रम उस उम्र का भी असर हो रहा है। आपने कहा कि उम्र बताने 82 पूरा कर 83 में चल रहा था। वैसे निर्मल गौड़ा लिखा अपनी एक कहानी में कि उम्र के बारे में क्या सोचना, वो तो रात की बर्फ है, सोते समय पता भी नहीं चलता, और सुबह उठो तो फाटक पर ढेर सी जमा हो जाती है। वही स्थिति है। दूसरी चीज की कुछ शहर में कार्यक्रम था, उसके कारण भी था यहाँ इस परिसर के आगे आते आते भी जहाँ मुझे पीछा नहीं था, ये स्थिति थी। तो और इतने गणमान्य लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसलिए मैं बहुत बेहद शर्मिंदा भी हूँ कि आपको कार्यक्रम आरम्भ कर देना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी गलती मुझसे होती नहीं थी, ये संयोग है। मैं किरण जी को भी धन्यवाद देता हूँ और किशोर जी को भी कि इस कार्यक्रम की सूचना इनसे मिली और मुझे बेहद खुशी हुई कि लंबे अरसे के बाद सुषमा जी को सुनने, उन्हें देखने, उनके संग्रह को पढ़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप लोगों ने, सब लोगों ने इस पुस्तक के बारे में जो कुछ कहा उसकी मैं तारीफ करता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ। सचमुच पांडे जी का, पांडे जी से भी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। इतने बहुमुखी प्रतिभा की व्यक्ति है, सब लोग जानते हैं। कहा कि आप ये इतने अंतरंग थे कि मुझे पता नहीं था कि सुषमा जी कविताएं भी लिखती हैं। और इन दिनों जब कविताएं विधान छप रही हैं आज के दौर में, तो कम लिखना कोई गुनाह नहीं है। मुझे याद है कि एक लेखक थे, एक कवि थे, पॉल बेलरी, फ्रांस के। तो उनके मित्र थे जो कथाकार थे, उपन्यासकार आंद्रे जीद। तो फ्रांस के जो बड़े बिंबवादी कवि थे, बिंब की चर्चा अपने की बिंब कविताओं में, तो कविता में बिंब तो रहता ही है, लेकिन वो बिंबवाद के प्रवर्तक थे मलाग में। तो आंद्रे जीद युवा कथाकार थे और बिल्कुल पॉल बेलरी ने लिखना शुरू किया था, तो परिचय कराया मलाग में से, ये कविताएं लिखते, उनको आशीर्वाद दिया। संयोग कहिए कि कोई 10-12 वर्षों के बाद दोनों की फिर मुलाकात हुई, तो मलाजमे ने पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो, इन दिनों क्या किया तुमने? तो उन्होंने कहा कि एक कविता लिखी है, एक कविता लिखी है। आंद्रे जीद भी तो बहुत गुस्सा है, हम लोग मेरा दोस्त है, कहा कि ये कविता लिखी 10-12 वर्षों 15 वर्षों में। लेकिन मित्रों, वो कविता तो थी एक, लेकिन उस कविता को केंद्र में रखकर काव्य प्रक्रिया को चिंतन करते हैं, क्रिएटिविटी क्या होती है। और कविता जब छपी तो उस एक कविता के लिए उनको पेरिस यूनिवर्सिटी का पोएट्री का चेयर बनाया गया, उसका अध्यक्ष। तो बहुत तेजी से लिखना ही था। आज मैं कविताओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मुझे क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र मुझे रोक रहे हैं। कहा है उन्होंने कि कविता को बिखरा कर देखने से क्या मिलता है। कविता को बिखरा कर देखने से सिवा रेशों के क्या मिलता है। लिखने वाला तो अनुभव के हर रेशे को समेट कर लिखता है। संग्रह को मैं देख रहा था, छूट गया घर पर, याद ही नहीं रही, नहीं तो पढ़ते पढ़ते मैं निशान लगा देता हूँ। तो भवानी भाई जो कह रहा है कि कविता को बिखरा कर सिवा रेशों के क्या दिखता है, लिखने वाला तो अनुभव के हर रेशे को समेट कर लिखता है। तो जो अनुभव का समूचापन है, वो समूचापन इस संग्रह में उतर है। यानी एक गुल्लक में संपूर्ण आखर है, ब्रह्म है। अक्षर को तो ब्रह्म कहा गया है ना। तो एक गुल्लक में आपने पूरे ब्रह्मांड को उतार दिया है। कभी तो स्वयं ब्रह्मा होता है, यही तो स्वागत करता हूँ।
मैंने देखा कि शीर्षक तो मुझे लगा कि ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हम लोग के मित्र कवि हैं गोरखपुर के, उनका एक संग्रह है आखर अनंत, आखर अनंत। तो अनंत आखर को इस गुल्लक में आपने भर दिया है। 2021 में अनामिका का एक संग्रह आया था, नहीं यहाँ बिहार की है, दिल्ली में। अनामिका बड़ी कवित्री हिंदी की, टोकरी में दिगंत। देखिए क्या संयोग है, बिहार ऐसी जगह को कविता संग्रह जो प्रतीक चुना जाता है, प्रतीक कितना संदर्भ युक्त है। टोकरी में दिगंत, तो अब गुल्लक में आखिर देखते थे मुझे टोकरी में दिगंत की याद आ गई। संयोग से उस पर जो अकादमी पुरस्कार मिला वो मैं था उस समय, टोकरी में दिगंत भर दिया। तो बिहार की मिट्टी की ये विशेषता है। और फिर भवानी भाई को याद करूंगा कि आपने तो आपकी आवाज गूंजती रही, स्वर गूंजते, स्वर आपको जिसने देखा भी नहीं, आपके स्वर से वो परिचित है बिहार का आदमी, खासकर एक पीढ़ी। आवाज थी शब्द के रूप में, इसमें है भवानी भाई कहते हैं शब्द टप टप टपकते हैं फूल से, सही हो जाते हैं मेरी भूल से। कविता तो स्वतः बन जाती है, एक अनुभूति पकती रहती है आपके भीतर। और सूरत ने कहा कि ये कविता जो है मनुष्य की बनाई हुई सबसे मुलायम चीज है, बहुत बारीक चीज है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको देखिए, सहलाइए, अर्थ खुले न धीरे धीरे। नलिन जी ने तो कहा कि कविता मनुष्यता का ही पर्याय है, मनुष्यता का ही दूसरा नाम है। तो आप इस पूरे अनुभव को आपने समेट कर इसमें रखा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और इतनी विनम्रता भी है लेखक को, अपना थोड़ा अहंकार भी होता है कि मैंने ये लिखा वो लिख दिया, जैसे पूरा समाज और संसार ही अब बदलने वाले हैं, ये बहुत देखा जा रहा है। लेकिन इस शीर्षक से ये विनम्रता झलकती है कि हमने क्या किया है, तो गुल्लक भरा है हमने, एक छोटा सा गुल्लक। ये हमारे कर्मियों की विनम्रता जो है, मैं देख रहा हूँ तुलसीदास के जमाने से, तुलसीदास ने लिखा है, आप करेंगे क्या इतने शीर्षक है। जब लिखा है तुलसीदास ने, जब राम रावण को पराजित कर चुके हैं और लंका का राज्य दे रहे हैं विभीषण को, लिखा है तुलसीदास ने, जही संपत्ति शिव रावण ही मुदित दियो दोई हाथ, सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। संपत्ति वही है, अनुभव की संपत्ति। वहां स्वर्ण मुद्राएं हैं, सब कुछ है, राज्य है। तो भगवान शंकर ने तो दे दिया, दो ही हाथ, दोनों हाथ पसार कर दे दिया। लेकिन वही संपत्ति भगवान राम दे रहे हैं, वही सब कुछ दिन रघुनाथ। तो कवि का हृदय ऐसा ही बड़ा होता है। तुलसीदास कहते हैं सब कुछ दिन रघुनाथ। आपने अनुभव के इस पूरे संसार को इसमें समय दौलत दिया, लेकिन कहते हैं कि आप एक गुल्लक हैं। तुलसीदास कई मित्र थे रहीम, उनके बारे में कहा जाता है कि गंग कवि थे दरबार में, अकबर के दर कई कलाकार थे, कवि थे, जिनमें गंग भी थे, बड़े दुर्धर्ष कवि थे। तो उनकी एक कविता के लिए प्रसन्न होकर के रहीम ने 13 लाख रुपए दिए थे उस समय। पुस्तकों में इसका उल्लेख आता है, लेकिन वो कविता क्या थी वो कहीं उसका पता नहीं चलता। वो मेरे पास है और मैं किसी को देख रहा हूँ, आप लोगों से भाव। और मेरे स्कूल के एक शिक्षक ने वो कविता मुझको दी थी कि मैं 8वीं 9वीं क्लास का छात्र था। तो 13 लाख रुपए जब दिए गंग को, तो गंग ने कहा कि महाराज, लिखा है गंग ने कि सीखो कहाँ नवाज तो ऐसी देनी देन। हे प्रभु, इस तरह कहाँ आपने सीखा देना,
सीखो कहा नवाज तो ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचो करे क्यों तो नीचे में। जैसे जैसे आप दे रहे हैं आपकी आंखें छुपी, कहाँ सीखा आपने? इस पर रहीम का जवाब था, देनहार कोई और है, देता है बेरहम, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे। मेरी आंखें झुक जाती। तो देने वाला, चाहे रचनाकार हो, लेखक हो, समाज में काम करने वाला हो, अहंकार नहीं, देता है, लुटा रहा है। आप कर रहे हैं समाज की सेवा, आपको अहंकार नहीं कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। लेखक की भी यही भूमिका होती है, कवि की भी यही भूमिका होती है। इसीलिए वो स्वयं ब्रह्मा उसको कहा गया है। मैं कविताओं की चर्चा बहुत सारी कविता है, और कविता के बारे में तो मैं कविता का विद्यार्थी रहा हूँ, पढ़ता हूँ कविता, आज भी बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी था। तो मैं मानता हूँ कि कविता पढ़िए तो धीरे धीरे कविता आपके भीतर उतरती है, रस उसका जाता है भीतर, और तब वो स्थायी भाव आपके भीतर बन जाता है कविता के बारे में कवि। तो मैंने पढ़ा है, कभी अवसर आया तो फिर इस पर कुछ लिखूंगा, कहूँगा, लेकिन आज उन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत आधार व्यक्त करता हूँ। आप और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी गुस्ताखी, जो विलम्ब से आने की गुस्ताखी थी, जो अकारण वो बन गई, उसे माफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्णा जी को बधाई। इनके परिवार के लोग इतने आए, और साहित्य और कला के प्रति क्या समर्पण है ये ज्योति करता है। इसलिए मैं आपके सभी के परिवार के लोगों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफ़ी कुछ ग्रहण किया, और अब ज्ञान प्रकाश जी ने बहुत मेहनत की है, इस कार्यक्रम के पीछे सामने बैठे हैं, उनकी मजबूरी है, इसलिए समय समाप्त हो रहा है। लेकिन उसके पहले कवियत्री का वक्तव्य, और मैं चंद शब्दों के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। सुषमा जी को, मेरी प्राप्ति है इस यात्रा में मात्र अक्षर, उग रहे हैं, झर रहे हैं, चतुर्दिक बिखर रहे हैं, चुन लो, बीन लो, शब्द बना लो, भाषा बना लो, चाहो तो लिख लो, घृत, लोबान, कर्पूरी सुगंध, या लिख लो बारूदी गंध, अक्षर तो हैं बिन लिबास, एकदम खरे बिंदास। सुषमा जी, ये वो जगह मेरी नहीं है, ये इसलिए कि इसके पहले कि मैं इन सारे लोगों का आभार व्यक्त करूं, मैं खुद का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपके मन में ये बात आएगी कि खुद का आभार व्यक्त करना क्या हुआ, लेकिन जो मंच पर हैं, अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, और जो यहाँ बैठे हुए ये सारे लोग, ये इतने मेरे अपने लोग हैं, मेरे सगे लोग हैं, कि मैं इनका क्या आभार व्यक्त करूँ, या मैं इनसे क्या बात करूँ जो इनसे अलग हो। ना ये मुझसे अलग है और ना हम इनसे अलग हैं। 50-50 साल मैंने इन लोगों के साथ काम किया है, 40-40 साल काम किया है, तो अब इनके लिए मैं क्या कहूँ मेरी समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि सुलभ जी या पांडे जी, एन पांडे जी मेरे लिए संभव नहीं है। ये आज भी वही थे जहाँ पिछले 50 सालों से मेरे साथ थे, और हमेशा रहेंगे जब तक ये मेरे साथ रहेंगे। इस कविता के शीर्षक, इस पुस्तक के शीर्षक के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो मेरे मन में बात है वो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूँगी। एक भारतीय परिवार में आम जो जिंदगी होती है, अब तो बहुत सारे पैसा आने लग गया, कमाई होने लगी। उस समय जब हम लोग बहुत कम कमाते थे तो एक गुल्लक हर एक घर में होता था। वो गुल्लक सिर्फ इसलिए होता था कि जितनी रेज़गारी है, जो कुछ भी है, उसमें डालते रहो। जब कोई इमरजेंसी आएगी, जब कोई विपदा आएगी, तो हम उस गुल्लक को तोड़ेंगे और वो विपदा दूर हो जाएगी। तो ये मेरा गुल्लक जो है वो एक पूरी स्त्री जाति के मर्म के लिए गुल्लक है। जो भी उसकी संवेदनाएं हैं, जो भी उसके दुख हैं, जो भी उसकी भावनाएं हैं, वो इस गुल्लक के अंदर बंद है। जब कभी वो फूट जाती है, जब कभी उसको बहुत अपनत्व की जरूरत होती है, जब कभी किसी महिला को बहुत ज्यादा संवेदना की जरूरत होती है,
तब वो अपने इस गुल्लक को तोड़ती है और अपनी सारी छिपी हुई भावनाएं, अपनी संचित यादें सब निकाल देती है और गुल्लक उसके सामने होता है। तो इस गुल्लक के शीर्षक के पीछे मेरी ये भावना है। और ये रचनाएं बरसों बरस पुरानी हैं, लेकिन अगर आपको ये लगे कि अभी भी आपके साथ हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। इस पुस्तक की कोई भी एक रचना या 2-4 पंक्तियां या कोई भी एक बात अगर आपके मन में रही, आपको पहुंचती रही, आपको याद आती रही, तो मेरी कविता की सार्थकता ही है, मेरी इस पुस्तक की सार्थकता ही है। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी एक पंक्ति आपको आते जाते उठते बैठते पहुँचती रहे, आपको याद आती रहे, आप उसका उदाहरण समझ पाइए, आप उसको कभी अपने जीवन में संदर्भित करके किसी से कह सकिए, बस यही मेरी सार्थकता है और यही मेरी प्राप्ति है इस पूरी रचना यात्रा की। अब थोड़ी सी बात सुलभ जी के बारे में कहना जरूरी। आज मतलब मैं इस बात से बहुत ज्यादा गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ कि सुलभ के साथ जी लगा के बात करने का मन कर रहा है। नहीं तो हम लोग तो जब बात करते रहे तो हमेशा ये जो है हमारे लिए या किरण के लिए सुलभवा है, सुलभवा से ये काम करवा लो, सुलभवा ने ऐसा कहा। लेकिन आज मेरा वो सुलभवा इस जगह पहुंच गया है, गर्व की बात ये है कि उसके लिए मुझे भी अगर बात करनी पड़े तो थोड़ा सा मन करता है कि नहीं, आज सुलभ के साथ जी लगा के बात कर लो। इसलिए बहुत बहुत और NN पांडे जी हैं भाई, जितना सब उनके बारे में मैं सुन रही हूँ, जितना कुछ मैं नहीं भी जानती थी और अब जान रही हूँ, लेकिन मेरे लिए तो ये NN पांडे वही विष्णु हैं जो थे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ना मेरी भावना में ना उनकी भावना में। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे विष्णु हैं ये और बढ़े और जिए और आगे काम करें और मेरे लिए बड़ी के बड़ी बहन जो है। विमल जैन के लिए मैं क्या बात करूं, आज बड़ा मुझे इतना गर्व हो रहा है कि पद्मश्री है, लेकिन क्या विमल जी है, विमल जी के साथ मैंने इतना काम किया है, एक घरेलू तरीके से इतना व्यवहार किया है और मैं रही हूँ कि विमल जी के लिए भी अब थोड़ा सा फख्र करने का मन कर रहा है। इसलिए ये सारे लोग जो मेरे अपने थे, मेरे अपने सगे थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे और मेरी ये प्रार्थना है कि और आगे बढ़ें और आगे नाम कमाएं और मैं इनके नाम से गौरव अनुभव कर सकूं, ये मेरी प्राप्ति होगी। और अब तो चले गए राम बच्चन जी, उनके साथ भी मेरी बहुत मुलाकातें हुई हैं जब मैं यहाँ थी और उस समय भी उनकी बातें सुनने में जो सारगर्भिता लगती थी वो आज भी वैसे ही है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। अब धन्यवाद मैं किसका दूं, आप सभी लोगों का दूं जो यहाँ पर आए हैं, मेरे आत्मीय हैं और जो मंच पर उपस्थित हैं। उसमें मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद के आदरणीय उपसभापति आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र राय जी, प्रखर साहित्यकार साहित्य सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी, आज के विशिष्ट अतिथि और मेरे छोटे भाई और आज जी सहित मैं उनको सब याद कर रही हूँ और कह रही हूँ, आदरणीय सुलभ जी और वर्षों से अंतरंग छोटे भाई जिनकी उपलब्धियां मेरे लिए गौरवान्वित का विषय है, पद्मश्री विमल जैन जी और आज एक छोटी बहन जो मुझे इस मंच पर मिली जिनका परिचय मेरे साथ नहीं था लेकिन अब आत्मीय परिचय है, वो ऐसी विदुषी डॉक्टर अनीता राकेश जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें कही मेरी किताब के बारे में और क्या कहूँ, किरण के बारे में कुछ भी कहना, अपने बारे में कुछ भी कहना है। आज अगर ये कविता यहाँ पर है या पुस्तक में है या सुषमा शुक्ला कवियत्री है तो वो किरण ही है। मेरे मैं का परिचय किरण नहीं मिल रहा है या ये कविताएं ये रचनाएं पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, किसी से कहने लायक है तो ये भी किरण नहीं किया।
मेरा मैं मुझको पहचानने में, मदद करने में किरण ने ही मदद की, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है। किरण के लिए कुछ भी कहने के लिए मेरे पास न कोई शब्द है न कोई भाषा है, बस किरण है, वो मेरे लिए है जैसी है जैसी। अब मैं क्या बताऊं, मधु दी है यहाँ पर। मधु दी को मैं मंच पे ले जाना चाहती थी, लेकिन शारीरिक कुछ उसकी वजह से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, वो ऊपर नहीं गई। मधु दी कितनी कैसी आत्मीय है मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास कोई ऐसी भावना, कोई ऐसे शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं कि मधु दी मेरे लिए क्या है। मधु दी जिस समय जब थी, मैं यहाँ पर थी, वो मेरे लिए वैसे ही थी और मेरे लिए आज भी उतनी ही बड़ी, उतनी ही पूज्य और उतनी ही आत्मीय बड़ी बहन की तरह आदमी है। वीणा दी अभी नहीं है हमारे बीच में, वो ठीक है, लेकिन उनको भी कैसे कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं याद न करूं कि वीणा दी नहीं है। आत्मा प्रसाद यहाँ नहीं है, हम लोगों का एक, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगी, आत्मा प्रसाद, मधु जी और सुषमा शुक्ला तीनों का एक गैंग हुआ करता था, जिसको लोग कहते थे कि ये एक बदमाशियों का अड्डा है, बदमाशियों का एक गैंग है। और जहाँ हम लोग होते थे वहाँ ये सुनने को मिलता था कि आज जरूर छत हो जाएगी, इतने ठहाके हो रहे हैं, आज छत भी नहीं बचने वाली, छावनी वाली होगी तो कोई बात ही ना करे। तो ये हम लोगों का परिचय कुछ ऐसा परिचय है। अब समय ने, परिस्थितियों ने और कुछ विछोह ने, पतियों के विछोह ने हम लोगों को ऐसी ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया है कि अब हम अपने बच्चों के सहारे, अब हम अपने मन से चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, नहीं मिल सकते शारीरिक रूप से। लेकिन ये बात सही है कि हम लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हर पल एक दूसरे में ही जीवित हैं और एक दूसरे के लिए ही जीवित हैं। इसलिए अब अलग से उनके लिए कोई बात करना मेरे लिए संभव नहीं है। यहाँ पर बद्री प्रसाद यादव बैठे हुए हैं, उनके साथ मैंने कितना काम किया और वो बिहार के लिए एक विभूति की तरह है। सुमन कुमार बैठे हुए हैं, नाट्य से इतने जुड़े हुए, विधा से अभी भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। लेकिन क्या बताऊं कि ये लोग मेरे लिए एकदम छोटे भाई की तरह हैं और डांट खा के बड़े हुए हैं। आज बद्री प्रसाद जी की दाढ़ी सफेद हो गई है, थोड़ा सा उम्रदराज हो गए हैं, लेकिन ये बात सही है कि बहुत डांट खाई है, लोगों ने बहुत प्यार से बर्ताव रहा है मेरा इनके साथ। तो ये मेरे आत्मीय लोग हैं, ये सारे आकाशवाणी के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो मेरे पारिवारिक मित्र हैं, आत्मीय मित्र हैं। उनके लिए कुछ भी कहना बहुत छोटा शब्द होगा। और सबसे असली बात अगर करनी चाहिए तो ये किताब जो यहाँ तक है तो वो डॉक्टर किशोर सिन्हा की करनी चाहिए। इसलिए इतने वर्षों से मैं लिखती रही हूँ, सब कुछ होता रहा है, लेकिन मेरे जैसी आलसी, मेरे जैसी निकम्मी महिला से ये सारी रचनाएं फोन कर करके इस लड़के ने, नहीं आप मुझको दीजिए, नहीं आप मुझको दीजिए, और इसने सारी संकलित की, इसने सारी छपवाई, इसने सारा इसका मुख पृष्ठ बनाया, जो कुछ किया सब इसने किया। तो अगर ये किताब यहाँ पर है, आपके हाथ में है, तो इसका 100 में से 100% सारा श्रेय इस किशोर सिन्हा को जाता है। किशोर सिन्हा के लिए धन्यवाद शब्द शायद बहुत 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 छोटा सा शब्द है। तो किशोर सिन्हा को मैं अपना पूरा आशीर्वाद देती हूँ और ये कहती हूँ कि इसी तरह चमट रहिए, लोगों का सहयोग करते रहिए, आगे आइए। हमारे जैसे बहुत सारे लोग अभी होंगे जो प्रकाशित नहीं हो पाए हैं, तो आप उनका सहयोग करिए, उनको सामने लाइए और इसी तरह आप वर्षों वर्ष जिंदा रहिए और आप आगे बढ़ करके उत्तरदायित्व लेने की आपकी भावना बनी रहे, ये सहयोग की आकांक्षा आपकी बनी रहे। मेरा आशीर्वाद आपके लिए यही है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में जिनकी अनुपस्थिति हम महसूस कर रहे हैं और जो आज के अध्यक्षीय पद को सुशोभित करने वाले थे, सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके, किंतु उनकी सदाशयता के कारण ही ये कार्यक्रम इस सभागार में संपन्न हो सका है और मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी के प्रति हाँ, एक बात मैं और थोड़ी सी कहना चाहती हूँ कि मेरी जैसा कि कहा
उसने भी, किशोर ने भी कहा और किरण ने भी कहा कि अगली कोई एक पुस्तक आने की संभावना, तो मैं यहाँ से ये वादा जरूर करना चाहती हूँ कि हाँ, अगली एक पुस्तक शायद आ जाएगी, शायद आ जाएगी। एक बात ये भी है कि ईश्वर ने ये जो मुझे बोनस का जीवन अब दे रखा है, इसे मैं बोनस का ही जीवन कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस समय ये सारी चीजें करनी चाहिए थी, जिस समय शरीर चल रहा था, उस समय कुछ पारिवारिक परिस्थितियां, कुछ ऐसी स्थितियां रही कि ये सब नहीं हो पाया। लेकिन अब ये जो सब हो रहा है, ये एक बोनस का जीवन है और ईश्वर अगर दे रहा है तो मैं इसका फायदा उठाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि निकट भविष्य में आपके सामने मेरी एक और पुस्तक आ सके। तो इसी सब के साथ मैं आप सबका और मंच पे जितने अतिथि लोग हैं, इन सबका आभार व्यक्त करती हूँ और आभार उस आत्मीयता का व्यक्त करती हूँ जो आप लोग यहाँ पर आए और इसमें उपस्थित हुए, उसके लिए मैं बहुत 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 ऋणी रहूंगी आप सबको। कार्यक्रम समाप्ति, सुमन भैया बोलना चाह रहे थे लेकिन अब इनके परिवार के लोग भी बोलना चाह रहे थे, लेकिन जल्दी खत्म करेंगे, हॉल बंद करने वाले हैं वो, हम लोग अंदर ही बंद हो जाएंगे। सामने सामने आ जाइए, सामने आ अरे मैं डायरेक्टर हूँ, ऐसे जाता हूँ। डायरेक्टर जहाँ वो वहाँ, हाँ यहाँ नहीं है, यहाँ वहाँ के सामने है। एक बार डाक दीजिए। ये बातें तो बहुत थी मेरे दिमाग में, लेकिन समय का बहुत ज्यादा अभाव हो गया है। ये सम्मानित मंच हमारे छोटे भाई सुलभ जी भी बैठे हुए हैं और द्विवेदी जी हैं, पांडे जी हैं, विमल जैन जी हैं, अनिता जी, डॉक्टर, ये बहुत बढ़िया इन लोगों ने समीक्षा की है पुस्तकों की। और सुषमा जी से आज से संबंध नहीं है हमारा, लगभग 55 साल हो गए। ये 61 में आकाशवाणी में आए, मैं 70 में आकस्मिक उद्घोषक बना। तो एक बहुत विचित्र घटना है, 1 मिनट का समय मैं लूंगा आपका, कि एक बहुत बड़ी विचित्र घटना है। फर्स्ट डे जब मेरी मॉर्निंग ड्यूटी लगी थी, तो मैंने डिस्क का जो बड़ा वाला पहले डिस्क बजाया जाता था, वो डिस्क जो है ना, उसका हमने गलत स्पीड लगा दी और उसके बाद धड़ाधड़ हंगामा शुरू हो गया। मॉर्निंग में वंदे मातरम के पहले उसको बजाना था, अब वो बजा गलत स्पीड में। उस समय हमारे गुरुदेव थे उपाध्याय जी, उन्होंने फोन किया, इनको फोन किया और शांति जन को फोन किया। अब दोनों मेरे सामने आके बगल में बैठ गए। तो वो दिन और आज का ये दिन, ये गुरु के रूप में मेरे सामने रही हैं, बराबर गुरु रही है। और मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है। इसके एक मैं पढ़ना चाह रहा था लेकिन समय का बहुत अभाव है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब जो इनके परिवार के लोग, परितोष वो कहाँ है जो जुलूस नाटक में परितोष ने अभिनय किया था। ये गवाह है कि परितोष ने उस समय पहली बार अभिनय किया था जुलूस नाटक में और सतीश आनंद उसके निर्देशक थे। तो उसके 175 शो हुए थे। तो ये नाटकों का दौर चल रहा है और आज भी मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। किशोर जी ने जो बातें कही वो बहुत ही अक्षरशः सही है। निदेश्वर मिश्रा, कन्हैया प्रसाद, जैन साहब, सारे लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं और मैं क्या बोलूं, मैं उससे ज्यादा के जितने स्टाफ यहाँ लगे रहे और अभी तक खड़े हैं हमारे लिए, उनके लिए बहुत बहुत आभार। और परितोष जी, हाँ एक मिनट में आपको परितोष जी और ये पूरा परिवार सुषमा जी का यहीं पे है। परितोष जी पुत्र हैं और ये बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। सबसे पहले तो मैं ये हम लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत ही भावुक पल है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा जय बिहार, जय पटना और उसके बाद जय भारत। क्योंकि मेरे रक्त में भले न बिहार हो लेकिन मेरे दिल में बिहार है और पटना में भी रग में है, क्योंकि मेरा पूरा बचपन हम लोगों का पटना में बीता है। और आज का ये वो दिन है जिसमें एक दिन एक विशेष व्यक्ति को, जो हमारे जीवन में बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो अब हमारे बीच नहीं है, उनको हम याद करना चाहेंगे। मेरे पापा
जो पिछले वर्ष हम लोगों को छोड़कर चले गए सितंबर में, वो अगर होते तो शायद वो हम सब में सबसे ज़्यादा खुश हो रहे होते। और हम मुझे पूरा विश्वास है कि वो वहाँ ऊपर से देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे इस पल के लिए। तो जिस प्रकार पहला बच्चा सबसे प्रिय होता है, जो कि मैं हूँ माँ के लिए, उसी तरह इनकी पहली किताब सबसे प्रिय है इनकी किताब। तो मेरा एक विशेष संबंध है इस किताब से और पटना से मेरा बहुत पुराना लगाव है। आज मैं हमारा परिवार जो भी है वो सब इनकी वजह से है और इन्होंने न सिर्फ हम लोगों को प्रेरित किया, आप लोग तो इनको प्रोफेशनली जानते होंगे और मेरे लिए माँ है, और इसके आगे कहने की जरूरत नहीं है कि माँ है तो आगे और कुछ नहीं हो सकता इससे बड़ा। तो न सिर्फ इन्होंने इस जनरेशन को, हमारी जनरेशन को प्रोत्साहित किया, बल्कि हमारी जो नीचे वाली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी इन्होंने प्रेरित किया है। और उन बच्चों का एक मैसेज मैं पढ़ना चाहूँगा। मेरे बेटे ने अपने सारे भाई बहनों की तरफ से एक मैसेज लिखा है। वो हिंदी तो लिख नहीं पाते, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। मैं अनुदित करने का भी वक्त नहीं है मेरे पास, मैं उसको अक्षरशः पढ़ दे रहा हूँ। माई दादी हैज ऑलवेज लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. This translates rather beautifully in her art as well. Thematically, her poems center life, love, and womanhood. She is resilient in both life and art, and for that, my respect for her only grows tenfold. I hope to replicate a tiny bit of her capabilities every day. I miss her immensely today and wish her only the best in her artistic endeavors. बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। मेरी पत्नी साहिबा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। चलिए, थैंक यू। वेट खड़ा हो गया।